प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह हम पढ़ रहे हैं। सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा। इस निबंध में हम देखते हैं कि मिश्र जी के निबंधों का संसार बहुत बहुआयामी है। लोक तत्व, बौद्धिकता और काव्यात्मकता के साथ प्रकृति की कल्पनाशीलता को रम्य रचनात्मकता के साथ, भाषा की उर्वरता के साथ जिस तरीके से वे संप्रेषित करते हैं, ऐसा लगता है कि इनके ललित निबंधों में कोमल भावाभिव्यक्ति अंतर्ग्रथित है। कोमल भावाभिव्यक्ति की महक और निबंध की शैली इतनी सरस होती है कि हमको ये लगता है कि मिश्र जी ने जो घुमक्कड़ी वृत्ति के साथ साथ सार्वदेशिक दृष्टि पाई है वह बड़ी तरल है। और विषय क्रम के निरंतर विस्तार के साथ वे जब मौसम का, प्रकृति का, ऋतुओं का वर्णन करते हैं तो बहुत ही अद्भुत सौंदर्य हमारे सामने आता है। कल हमने पढ़ा कि ग्रीष्म की ऋतु में किस तरह से गंभीर गर्मी व्यक्ति को, ऊष्मा व्यक्ति को झुलसा देती है। तो बिहारी के दोहे के साथ उन्होंने एक तुलनात्मक अभिव्यक्ति दी। उसके आगे हम क्रमशः पढ़ते हैं। उनकी कल्पनाशीलता का विस्तार देखिए, जो निबंध को भी विस्तार देता है और हमारी दृष्टि को भी, हमारे विजन को भी एक विस्तृत भूमिका प्रदान करता है। मिश्र जी कहते हैं कि धानी साड़ी का एक छोर एक लंबे तिनके की तरह दांतों के नीचे दबा दबा सा है। आंखें मुर्गी सी कातर, चेहरे पर जबरन मुस्कान लाने की नाकामयाब कोशिश, आंखों के कोनों में अटकी हुई सुबह की रोशनी में अपनी झलमलाहट छिपा न पाने वाली आंसू की एक दो कणियाँ, जवान जैसे तालू से सट गई हो। केवल अरविंद कुड मनलिभ मुग्ध प्रणमांजलि, सब कुछ कहने का भार लिए हुए केवल एक शब्द जाऊं, और फिर निःशब्द तरल शून्य विध दृष्टि प्रभात की रश्मि के आलोक में और बिद्ध हो गई हो। लंबा वाक्य है, काव्यात्मकता है, लेकिन भाव की गंभीरता है कि वह एक लड़की नुमा दो बच्चों की माँ गर्मी की ऋतु के सूर्य की किरण के नीचे खड़ी कैसे कातर भाव से अपने मन की शून्यता को, अपने मन के द्वंद्व को कैसे अभिव्यक्त करती है। और लेखक ने अपनी शैली का पुट दे करके उसके लालित्य के सौंदर्य को जिस तरीके से संप्रेषित किया है वह निबंध की पूंजी है, वह निबंध का भाव है। आगे लेखक कहते हैं, मन का सावन यकायक बाहर उड़ते हुए सूखे को, फर्श पर लहालौट धूप को और अभिनय की मुद्रा में आते जाते बादलों के झुंड को नकारता हुआ उमड़ आया। 1942 का सावन याद आया। इलाहाबाद में 8 अगस्त को बादलों का झुंड कचहरी की ओर उमड़ रहा है और कमलेश मल्ल की ओर इशारा करके एक आवाज़ कड़कती है, शूट एट हिम, ही एज अलोन, वह अकेले वहाँ है, उसे दाग दो। और बादलों की दूसरी तीसरी पंक्ति से बिजली की तरह तड़प कर पद्मधर सिंह उठ खड़ा होता है, छाती पर कमीज फाड़ कर चिंघाड़ता है, ही इज़ नॉट अलोन, वी आर विथ हिम, हम सब उसके साथ हैं, वह अकेला नहीं है। निबंध में एक किस्सा जुड़ जाता है, एक कहानीपन आ गया है और कोई पुरानी घटना को इस तरह से गूंथ कर निबंध में निबंधात्मकता की जगह वर्णनात्मकता का पुट कर देता है। ये उनकी शैली की विरल विशेषता है। निबंध की में निबंधात्मकता के साथ साथ, वर्णनात्मकता के साथ साथ ऊहात्मकता ना आए, ऊबाऊपन ना आए, विषय की एक रसता व्यक्ति को उदासीन ना कर दे, इस लिहाज से मिश्र जी जगह जगह अपनी किस्सा गोई शैली में पुरानी बातों का, कुछ घटनाओं का ऐसा सरस सम्मिश्रण करते हैं कि वे निबंध में अंतर्ग्रथित होकर उनकी शैली को विशिष्टता प्रदान करती है। आगे क्या कहते हैं लेखक,
यह लड़की जो विदा लेने के लिए सुबह सुबह दरवाजे पर खड़ी है वही सीता तो नहीं है जो 42 के ठीक 5 साल बाद भरे सावन में रक्त स्नात धरती पर जन्मी और उसके जन्मते ही धानी रंग के ऊपर त्याग का केसरिया और सत्य का उज्ज्वल रंग आकाश में फहरा उठा। नारीत्व की महिमा, नारी के त्याग, नारी के बलिदान, नारी की ममता और उसके जीवन मूल्य की अभिव्यक्ति यहाँ पर लेखक करता है। वही आज अपने घर से विदा मांग रही है। मैं कौन होता हूँ विदा देने वाला, जिसे विदा होना ही है उसे रोकने वाला मैं होता कौन हूँ। वह अपने सहज सावनी रंग में स्वाधीनता जिस वाणी वितान में रह सकती थी वहाँ नहीं रह सकती। मैं इसके लिए कर ही क्या सकता हूँ। एक शाश्वत सत्य का उद्घाटन लेखक करते हैं और बहुत सरल भाव से करते हैं। रामायण वाली सीता राज्य से निर्वासित होकर आदि कवि प्राचेतस के आश्रम में आश्रय पाकर पुनः अपने स्वरूप में अधिष्ठित हो गई। निर्वासित करने वाले राम ही असल में अपने आप से, अपने रामत्व से निर्वासित हो गए, पर यह नई सीता तो तपोवन से निर्वासित हो रही है। स्वाधीनता के लिए तपोवन कोई जगह में जगह है। स्वाधीनता ऐश्वर्य के षटकोण के भीतर के श्री चक्र में रहने के लिए बनी है। वह वहाँ अनमनी रहे, उदास रहे, क्योंकि उसके धानी परिधान से धरती के धानी परिधान का योग नहीं बैठ पा रहा है। उसकी आंसुआई आँखों से सावनी घटा का मेल नहीं खा रहा है और उसकी प्रणामी मुद्रा से वाग देवता भी की मौन असहमति से संगति नहीं बैठ रही है। रहे इसके लिए स्वाधीनता के पहरुए क्या करें। उनका काम है स्वाधीनता को अनेक विपदाओं और बाधाओं वाले वन से निर्वासित करके निरापद और निर्बाध अंतःपुर में प्रतिष्ठित करना। यहाँ देखिए लेखक ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि स्वाधीनता ऐश्वर्य के षटकोण के भीतर के श्री चक्र में, मतलब जो गरिमा है, स्वाधीनता का ऐश्वर्य है, वैभव है, समृद्धि है, उसकी जो गरिमा है उसके भीतर रहने के लिए बनी है। और अगर वह उस समृद्धि में, उस सुख में, उस वैभव में उदास रहती है तो फिर उसका समृद्धि, उसके वैभव की क्या महिमा है, उस वैभव की गरिमा ही क्या है जो उसको इतने भरे पूरे सुख में भी उदास रहने के लिए विवश कर दे। एक स्त्री के मन की गहरी अभिव्यक्ति और भीतर के द्वंद्व की अभिव्यक्ति को लेखक ने लिखा है कि वो सावनी स्वाधीनता है जो भीगी भीगी है, जो कुछ कहती नहीं है और उसकी मौन के साथ, उसकी परिवार के साथ उसकी असंगति है, तो इस विडंबना का कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक निर्वासित श्यामा, इतने त्याग और बलिदान के बाद भी यदि स्त्री को अपना घर त्यागना पड़ जाए तो फिर लेखक इस शाश्वत सत्य पर मौन रहते हैं। आगे कहते हैं, लोगों को दर्शन करने हो तो जा झरोखों से स्वाधीनता की मेहंदी रची एड़ियों के दर्शन कर ले। कृतकृत्य हो जाए क्योंकि सावनी स्वाधीनता को सावन में मेहंदी रचाने की विवशता है। लगाने वाली नाई ने इसकी परवाह नहीं करती कि मेहंदी रचवाने का मन भी है या नहीं। उन्हें तो मेहंदी रचनी है, रचेंगी और जोरों से रचेंगी। मेहंदी के रंग से मेहंदी वाली की रुचि का तो कोई कायमी रिश्ता है ही नहीं। मतलब एक बंधन है, एक नियम है और उसकी अनुपालना करनी है। अब उसका मन से क्या लेना देना। यदि मन नहीं रचता है, यदि मन में मेहंदी की रंगत नहीं है तो उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। मेहंदी, जिस साहित्यकार को स्वाधीनता पर न्योछावर होना हो वह इन एड़ियों के दर्शन करके इनमें रची मेहंदी पर मन भर न्योछावर हो ले, इसकी खुली छूट है। कम से कम सावन में तो जरूर ही। पर स्वाधीनता से रूबरू बात हो सके, स्वाधीनता भी गांव घर की लड़की के रूप में आसपास अपनी खुशी बिखरा सके, नाच गा सके, रो सके, रूठ सके, मनाई जा सके, खिलखिला सके, उसके चेहरे पर, उसकी हथेलियों में रत्नारी आभा रूज या मेहंदी से नहीं धूप और श्रम से लाई जा सके, इसके लिए वाणी के आराधक की कुटिया हो या वाणी की आराधना का आश्रय हो, दोनों वर्जित स्थान हैं। लड़की विदा मांग रही है, अपने लिए नहीं, अपने जुड़वा बच्चों के लिए। उसमें एक नाम कुश नहीं कुर्सी है और दूसरे का नाम लव नहीं दौड़ है और दोनों का नाम कुर्सी दौड़ है। बहुत सुंदर व्यंग है कि एक भागम भाग, एक रेलम पेल, ये लव और कुश, ये सीता की
कहानी नहीं है, उसके माध्यम से एक सांसारिक कुर्सी दौड़ की अभिव्यक्ति है, जहाँ स्त्रियाँ अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसंतोष के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए निरंतर संघर्षरत है। वह सब यहाँ कैसे जुटेगा? थोड़ा बहुत नाटक हो सकता है, पर वैसी तेजी के साथ वैसा मज़ा यहाँ कैसे आ पाएगा? इसलिए बेचारी विदा मांग रही है। तुम्हारा क्या जाता है, विदा दे दो। लो, विदा दे दी। स्वाधीन चिंतन का व्यर्थ दंभ नहीं वहन करना होगा, कुछ न कुछ वसीला कायदे से विदा देने पर ही लग जाएगा। पर जब मैं गहराते भादों की बात सोचता हूँ तो लगता है कोई कह रहा है, विदा देकर भी तुम इन घन अंजन वर्ण खड़े तृणजाल की झाई वाले वन से निर्वासित दुर्वादल श्यामा को विदा देकर भी इसके पैरों में रची मेहंदी से अपने भाल तिलक करते रहो। भरे भादों में, अंधेरी अधराती में, मघा के गहराते और मूसलाधार बरसते बादलों की कौंध में एक निमंत्रण आएगा। शाम ने तुम्हें बुलाया है। प्रसाद के कारागार में जन्मे पर ब्रज के करील वनों में बड़े शाम ने तुम्हें बुलाया है। गंवार और दुनिवार शाम ने तुम्हें बुलाया है। इस भादों में रपटन वाली पगडंडियों पर फिसलने से बचते हुए लेकिन दौड़ते हुए जाना है। शाम ने बुलाया है, उस सनातन लीलामय ने बुलाया है जो गौओं की धूल से स्वयं सने हैं। तुम्हें भी कींच कादों में रपटाना चाहते हैं। सावन सूखा गया तो गया, नीम कटा, झूला न पड़ा न सही, प्रासाद में पहरे के भीतर हो रहो, पर यह बुलावा कठिन बुलावा है। लेखक ये स्पष्ट करना चाहता है कि शाम बुलाता है। नीम कट गया, झूला ना पड़ा, कोई बात नहीं, सावन की सूख गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्रेम ने, उसके प्रणय ने, कृष्ण ने उसे बुलाया है और यह बड़ा कठिन बुलावा है। एक ऐसा काला चित्त है जो सब रंगों को सौंख कर काला हो गया है। वह चित्त जब तक उद्विग्न नहीं होता तब तक श्यामा कहीं भी रहे, पर जब वह उद्विग्न होगा तो सारा जगत उद्वेग जाएगा। तब श्यामा को सोचना होगा कि जाऊं तो जात घुल्यो रंग है, रंग राखो तो जाते सबू रंग है। बहुत सुंदर पंक्ति है कि यदि मैं जाती हूँ तो सारा रंग घुल जाता है और नहीं जाती हूँ तो सारे रंग रह जाते हैं। पुकार सुनकर चलूँ तो नई मेहंदी रची, उसका भी रंग छूट जाता है, और यह रंग बनाए रखने का लोभ करूं तो जिंदगी का सारा रंग चौपट हुआ जाता है। ये प्रेम के द्वंद्व की अभिव्यक्ति है और ये शाश्वत अभिव्यक्ति है। और प्रेम जब छूटता है, विरह होता है या वियोग में तपता है, तब ही वह निखरता है, तब ही वह पराक्रमी होता है। मैं सोचता हूँ सावन सूखा गया, भादों की राह देखूं, मन से विदा न दूं, स्वाधीनता अपना रंग जाने नहीं देगी। उद्वेग भरे वन के विह्वल जामुनी रंग से एक पुकार उठने की बस देर है। अभी उद्वेग नहीं है, कोई बात नहीं, अभी बात केवल पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में खंडित है और अभी सुविधाओं का दबाव बहुत भारी है। पर जब सब कागज हो जाएगा, सुविधा भी, सुविधा का दबाव भी, तब सारे रंग एक ही बौछार में घुलकर एक रंग हो जाएंगे। वह रंग होगा शाम। ये शाम रंग की महिमा है। आँखों में केवल काला रंग करोड़ करोड़ मणियर सांप की तरह लहराएगा। ऐसी आँखों में व्यक्ति की आकुलता का जहर, समष्टि की आकुलता का जहर बनकर शाम को बुलावा भेजने का सिग्नल देगा। अब अबेर न करो, जहर उफन आया है। इसी समय अमृत की सबसे ज़्यादा प्यास महसूस होती है। अब मौका आ गया है कि जहर उतारो, जहर जो वातावरण में है, जहर जो सत्ता के अंतस्थल में है। ये रेखांकित करिए, व्याख्या के योग्य है। एक बहुत सुंदर शाश्वत व्यंग है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण केवल जल प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण केवल वायु प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण केवल वातावरण का प्रदूषण नहीं है, ये मन का प्रदूषण है, ये संस्कृति का प्रदूषण है, ये जीवन का प्रदूषण है। और जब भी साहित्य जीवन से जुड़ता है तब ही वह सार्थक होता है, वह सफल होता है, वह गहरा होता है और वो जन मन की वाणी बनता है। मिश्र जी ने लोकवाणी के माध्यम से शाश्वत लोक तत्व की व्याख्या करते हुए एक श्यामा को निर्वासित सीता के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने का जो इस निबंध में प्रयास किया है वह अभिनंदनीय है और बहुत उल्लेखनीय है। इस निबंध के सारांश में आपको ये स्पष्ट करना होगा कि स्वाधीनता
किस तरह से निर्वासित होती है? क्या स्वाधीन हो जाना स्वाधीनता है? समृद्धि और वैभव के साथ, सूखे रंगों के साथ, सूखे सावन के साथ जी लेना स्वाधीनता है? ये भीतर के द्वंद्व का जो स्पष्टीकरण है, भीतर की मानसिकता का जो खुलापन है, वो लेखक को चिन्हित करना इस निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। लेखक कहता है कि अमलाशाही और कुर्सी शाही की हवेलियों में कैद स्वाधीनता को अपने घर में बुलाओ। काले मेघों की छाया में, पंकिल धरती की गोद में, कदम्बों की सौ केसरों की गंध से लदी उन्मद बयार के नशीले झोंकों के बीच इस निपट अंधेरी रात में बुलाओ। स्वाधीनता का रंग लौट आए, उसे अपने असली रंग की पहचान हो जाए, उसे याद आ जाए उसने दूर से अपना रंग पाया है। धरती पर बिछी हुई, बराबर रौंदी हुई, पशुओं से चरी हुई दूब से। कितना भी रौंद दो लेकिन दौब फिर हरी हो जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। कितने भी पशु उसे चर जाए वह फिर उगाती है। तो ये जो हरापन है, ये जो प्रसन्नता है, ये रौंदे तले जाने के बाद भी उसकी जो स्वाधीनता है, जो अंतर मन की खुशी है, जो उसे फिर जीवन देती है, वह ही अभीष्ट है, वह ही प्रेय है। लेखक कहता है, पर भादो बहुत दूर है, सावन में धूली उड़ रही है, पहाड़ियाँ आग बबूका हो रही है, आदमी के बनाए सागर तलैया हो रहे हैं, पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है, पानी बिना सब सूना है। बड़ी समसामयिक समस्याओं को लेखक उठाता जोड़ता चला जाता है कि हमारे तालाब, सागर तालाब बन गए हैं, पानी का स्तर निरंतर कम होता जा रहा है, जल संरक्षण भी हमारा दाय है, हमारा उत्तरदायित्व है, इसकी पूर्ति हमें करनी है। खेत, जंगल, घर, बियाबान, भीतर बाहर सब सूना है, इसीलिए पूरी जीवन दृष्टि सूनी है और इस बेपानी सूनेपन में स्वाधीनता निर्वासन झेल रही है। ये जो अंतिम पंक्तियाँ हैं, ये इस पूरे निबंध का सारांश है। तो इसमें आपको 2 प्रश्न बनते हैं। इस निबंध का सारांश संक्षेप में लिखिए और इन अंतिम पंक्तियों की व्याख्या भी मैं आपको होम असाइनमेंट में दूंगी। आप लोग वीडियो को देख करके, निबंध को पढ़ करके ये होम असाइनमेंट करिए और परीक्षा की तैयारी के लिए अब जुट जाइए।